हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीवीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में जो सेकंड T20 मैच आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में क्या प्रेडिक्शन रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट स्टैट्स रहेंगे, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बॉलर का रिकॉर्ड तो हम जानेंगे ही जानेंगे, पर उससे पहले हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो अरुण जेटली स्टेडियम की दोस्तों पिच है, इस पर कौन से बॉलर चलते हैं, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, स्पिनर, चाइनामैन, सब कुछ जितने भी प्रकार के बॉलर होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों ये जो एक आपको बहुत बड़ा जो ज्ञान दे रहे होंगे कि भाई बांग्लादेश ने इंडिया को इसी ग्राउंड पर एक बार हराया है। दोस्तों वो कब हराया था इसको भी जानेंगे, तब क्या सिचुएशन थी, अब क्या सिचुएशन है, वो भी समझने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। देखो ये जो अरुण जेटली स्टेडियम था ना, पहले काफी ज्यादा बॉलर को हेल्प करता था। तो जहां पर हम पिच रिपोर्ट को भी देखने वाले हैं, क्योंकि देखो पहले ना इस पर बहुत ही ज्यादा गेंद जो है रुक कर आती थी, स्पिनर के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल था, ठीक है। पर अब कहीं ना कहीं जो पिछला आईपीएल हुआ है उसमें इस ग्राउंड को जो क्यूरेटर होते हैं, ग्राउंड का जो रखरखाव दिखावा करते हैं जो भी, तो उन्होंने क्या किया है कि पिच को चेंज किया है। क्योंकि जहां पर आईपीएल के बिल्कुल लो स्कोरिंग मैच हो रहे थे, पता है आपको, आईपीएल में जहां पर 120 रन बन रहे थे, 130 बन रहे थे, तो इस स्कोर को भी चेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था दोस्तों, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं पिच को चेंज किया गया, ठीक है, उसमें फेरबदल किया गया, जिससे जो है रन्स अच्छे बनने लगे, ठीक है। 200 के हिसाब से रन बनने लगे, 170, 180, इस तरह से जो है रन्स बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। पर क्या अब आईपीएल जैसी पिच हमें देखने को मिलेगी, या पहले वाली पिच हमें देखने को मिलेगी जो पहले होती थी, जिसमें 150 बनता था, 140 बनता था, ठीक है, और इसको चेज करना भी काफी मुश्किल होता था। तो ये सब कुछ जानेंगे, पर उससे पहले हम जो समझ लेते हैं कि जहां पर डेथ के बॉलर कौन से हैं और जो स्टार्टिंग में बॉलिंग डालने आने वाले हैं वो कौन से बॉलर है। देखो अर्शदीप और आपका मयंक यादव, ठीक है, ये दो बॉलर हैं जो हैं आपके शुरू और डेथ में दोस्तों। और डेथ में एक और बॉलर है आपका और शुरू में हार्दिक पांड्या दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ये कुछ बॉलर्स हैं जो डेथ और शुरू में बॉलिंग डालते हैं। हार्दिक पांड्या का भी एक ओवर डेथ में जरूर आता है, मयंक यादव का भी एक ओवर डेथ में जरूर आता है, अर्शदीप के 2 ओवर डेथ में आते हैं, 2 ओवर स्टार्टिंग में आते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 प्लेयर है ना, जो शुरू और डेथ में बॉलिंग डालते हैं इंडिया की साइड से। और अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं दोस्तों, तो बांग्लादेश के जो मेन 3 प्लेयर हैं वो है एक आपका मुस्तफिजुर रहमान, जो कि डेथ और शुरू में दोनों टाइम बॉलिंग डालता है, दूसरा है आपका तस्किन अहमद, ठीक है, और तीसरा है आपका शोरफुल इस्लाम। दोस्तों ये 3 बॉलर हैं फास्ट बॉलर जो शुरू और डेथ में बॉलिंग डालते हैं बांग्लादेश की साइड से, ठीक है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। और जो बीच के ओवर डालते हैं वो कौन से प्लेयर हैं, बीच के जो ओवर डालते हैं वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, फिर जहां से ऑलराउंडर की अगर हम बात करें मेहंदी हसन मिराज स्टार्टिंग और बीच के ओवर डालते हैं, फिर आर हुसैन बीच के ओवर डालता है, वाशिंगटन सुंदर बीच में मिडल के ओवर डालता है, नितिश रेड्डी भी आपका दोस्तों मिडल में बॉलिंग डालता है, मतलब बीच के ओवर। तो ये जो प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सभी के सभी मिडल के ओवर डालते हैं। मिडल के ओवर का मतलब जैसे पावर प्ले खत्म हो गया तो 8वां ओवर, 9वां ओवर, 10वां ओवर, 11, 12, 13, 14, 15, ये जो बॉलिंग होती है ये मिडल की बॉलिंग बोला जाता है। तो इसमें ये बॉलर बॉलिंग डालने वाले हैं। और शुरू और डेथ में जैसे शुरू में 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 ओवर है ये कौन से बॉलर डालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब डेथ की अगर हम बात करें तो 16, 17, 18, 19, 20 ये जो ओवर होते हैं इनको डेथ बॉलिंग बोला जाता है। तो इनमें ज्यादा विकेटें मिलती हैं शुरू में और डेथ में। तो इन बॉलर्स का हमें खास ध्यान रखना पड़ता है, इनको हमें अपनी टीम में लेकर चलना पड़ता है, तभी अच्छा हमारा जो है पॉइंट्स हमें मिलते हैं दोस्तों। और जो डेथ और शुरू के बॉलर होते हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है विकेट निकालने की दोस्तों, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में पिच पे थोड़ी सी मदद जरूर मिलती है,
तब आपको शुरू वाले बॉलर में जो है विकेट मिलती हुई नजर आ सकती है, वो पॉइंट्स दे सकते हैं। बाकी डेथ में देखो सबको जल्दी होती है कि भाई अब गेंदें खत्म होने वाली हैं तो हम शॉट्स लगाएंगे, ठीक है। तो वो जैसे ही शॉट खेलते हैं, कुछ शॉट तो अच्छे लगते हैं, कई बार तो बॉलर्स की पिटाई हो जाती है, पर कई गेंद पर जो बैट्समैन है गलती कर जाता है, जिसकी वजह से कैच आउट हो जाता है या फिर बोल्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर LPW हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से डेथ के बॉलर्स को हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अगर कोई टीम आपकी चेज कर रही है तो चेज में तो और ज्यादा प्रेशर होता है कि अगर मान लो किसी को लास्ट 30 गेंदों पर 70 रन चाहिए या फिर 60 रन चाहिए, तो T20 में इतना बनना तो बन जाते हैं, ज्यादा कुछ मतलब बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी एक साइकोलॉजी प्रेशर रहता है कि हमें 30 गेंदों पर 60 रन बनाने हैं, मतलब डबल रन्स अगर बनाने हैं तो कहीं ना कहीं वो शॉट्स लगाते हैं प्रेशर में आकर, और वहीं पर जो है बॉलर्स को विकेट मिलता है। तो ये भी एक सिचुएशन बनी रहती है डेथ के बॉलर्स की। तो इसलिए हमेशा से आपको डेथ और शुरू के बॉलर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए दोस्तों। हाँ, कोई क्वालिटी बॉलर है जो मिडिल में बॉलिंग डाल रहा है तो आप उसके साथ भी जा रहे हो। क्वालिटी का मतलब जो मतलब बैटिंग भी अच्छी करता हो, ठीक है, और वो बॉलिंग भी पूरे 4 ओवर डालता हो, तो ऐसे बॉलर जो मिडिल में बॉलिंग डाले और बैटिंग करे उसको भी लेना हमारा फर्ज बनता है अपनी टीम्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। अब दोस्तों जो रिकॉर्ड एंड स्टैट्स मैं लेकर आया हूं इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। देखो जहां पर ना एक बात समझने की कोशिश करना कि हाईलाइट क्या है। आज के मैच की हाईलाइट यही है जिनका सारे जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में भारत और बांग्लादेश के बीच में दूसरा T20 खेला जाएगा, ये तो सबको पता है। दूसरा है कि अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा, ये भी सबको पता है। अब तीसरा जो फैक्ट है दोस्तों वो है कि इस मैदान पर T20 में भारत को हरा चुका है बांग्लादेश, ठीक है, मतलब भारत जहां पर हारा है बांग्लादेश से, ठीक है। वो कैसे हारा था, कब हारा था, आइए जान लेते हैं। तो यही बांग्लादेश से हारा था भारत और बांग्लादेश के बीच अभी तक 15 T20 इंटरनेशनल मैच हुए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 14 मैचों में जीत हासिल की है। बांग्लादेश को एकमात्र जीत मिली है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर ही मिली है दोस्तों। देखो 15 मैच हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, जिसमें से 14 मैच जो जीते हैं वो इंडिया ने जीते हैं, तो एक मैच ही जीता है बांग्लादेश ने, वो भी जीता है इसी स्टेडियम पर, ठीक है। देखो ये एक मतलब आप बोल सकते हो साइकोलॉजी थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला काम है। बाकी आप बोलो कि इसकी वजह से इंडिया हार जाएगा तो ये कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। ये मैच तो देखो आप कब हुआ था, ये मैच कब हुआ था, ये मैच हुआ था 2019 में, और जहां पर खिलाड़ी कौन कौन से खेले थे वो भी देखो आप। 2019 में जहां खेले गए मैच में बांग्लादेश ने भारत को 7 विकेट से हराया था, ठीक है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 146 रन ही बना पाई थी टोटल। बांग्लादेश ने मुशफिकुर रहीम ने शतक की मदद से लक्ष्य का पीछा कर 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया था। अब मेरी बात सुनो, क्या अभी के टाइम पर मुशफिकुर रहीम खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। शाकिबुल हसन खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। उनके मेन बॉलर खेल रहे हैं? नहीं खेल रहे हैं। भाई पहले बांग्लादेश टीम के पास काफी बड़े बड़े प्लेयर थे दोस्तों, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं आधे तो संन्यास ले चुके हैं, आधे T20 छोड़ चुके हैं, वो सिर्फ ODI ही खेलते हैं। तो अब जो टीम है बांग्लादेश की वो उतनी सक्षम नहीं है कि भाई इंडिया का मुकाबला कर सके, ठीक है। और इंडिया के बैटर्स को पता है कि खेलना कैसे है। इंडिया के बैटर्स इंडिया में ही IPL खेलते हैं, उनको हर परिस्थिति हर पिच का नॉलेज है, ज्ञान है कि किस पिच पर किस तरह से खेलना है, ठीक है। और अपना देश का एटमॉस्फेयर होता है, अपनी हवा होती है, जिसको देखकर जो है काफी उत्साह होता है, अपने लोग होते हैं, अपना क्राउड होता है, ठीक है, अपना चीयरअप होता है, तो उसमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत एडवांटेज होता है होम टीम के पास, ठीक है। हालांकि इन फैक्टर पर कोई भी बंदा बात नहीं करेगा, ये बात सिर्फ आपको यहीं पर ही मिलेगी आपके भाई के पास। पर मैं डीपली क्रिकेट को जानता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। ऊपर ऊपर का ज्ञान तो आपको सभी दे सकते हैं, पर जो मेन मुद्दा है उस पर कोई नहीं आता है कि भाई चाहे रिकॉर्ड जैसा भी हो। आप ये भी तो देखो 15 में से सिर्फ एक ही मैच जीता है,
कोई ज्यादा जहां पर तीर नहीं मार दिया बांग्लादेश ने। तो आप ये सोचकर टीम मत बना लेना कि भाई बांग्लादेश जहां पर जीतेगा। हाँ, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि नहीं जीतेगा, ठीक है। देखो क्रिकेट है, संभावना दोनों की है, पर जो एडवांटेज है वो इंडिया के पास ज्यादा है और फेवरेट जो है वो इंडिया ही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। हाँ, अगर आप ज्यादा टीम्स लगाते हो, जैसे मान लो 20 टीमें लगाते हो या 10 टीमें लगाते हो, तो एक आधी टीम या 2 टीमें आप बांग्लादेश के फेवर में बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बाकी अगर आप एक ही टीम लेकर जा रहे हो तो आपको ये इतनी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, आपको इंडिया के ही फेवर में टीम बनानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को भी समझ गए होंगे और एग्री करते होंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दिल्ली में हो सकती है रनों की बारिश। दिल्ली में अब तक 7 T20 मेंस के मैच खेले गए हैं, जिसमें 3 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की और 4 बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत मिली है। जहां का सबसे छोटा स्कोर 120 रन है जो श्रीलंका ने बनाया था, और साउथ अफ्रीका ने 212 रन बनाकर सबसे बड़ा स्कोर बनाया था और सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया है। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है, जहां पर 180 के स्कोर के मैच की उम्मीद की जा रही है। 7 मैचों में से 78 विकेट तेज गेंदबाजों ने लिए हैं और 19 विकेट जो है स्पिनर्स ने लिए हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। देखो एक फैक्टर जहां पर ये भी काम करेगा कि अगर जहां पर बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है तो कहीं ना कहीं जल्दी सिमट सकता है 150 के पास ही, ठीक है। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो लगभग 200, 180, 170 जहां तक स्कोर जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना। बाकी फ्रेश पिच है, न्यू पिच है, तो आप 160 और 150 के आसपास का भी स्कोर मान सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि न्यू पिच पर जो है फास्ट बॉलिंग थोड़ा सा बढ़िया करता है और बैट्समैन को थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। तो लो स्कोरिंग थोड़ा 150, 160, 170 के आसपास है, इंडिया पहले खेलता है तो बड़े आराम से जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना। अब दोस्तों जहां पर बात करेंगे कैसी होगी दिल्ली की पिच, तो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर आईपीएल 2024 के दौरान हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले थे, जहां हुए 2022 में आखिरी T20 इंटरनेशनल मैच में भी दोनों टीमों ने 200 से ज्यादा रन्स बनाए थे। भारत और बांग्लादेश का मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है। पहले खेलने वाली टीम 200 का आंकड़ा पार नहीं करती है तो स्कोर डिफेंड करना मुश्किल होगा। इस मैच में ओस का फैक्टर भी आ सकता है, ऐसे में रन चेज आसान होगा। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान में रखना, क्योंकि 7 बजे मैच होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आएगी। आपको पता है अब मौसम भी ठंडा हो रहा है, ठीक है, और रात को तो वैसे भी ठंड पड़ रही है और ओस वगैरह भी आने वाली है, ये भी तय है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत नजर आएगी जरूर, ठीक है, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है दोस्तों। तो सेकंड में जो रन चेज करेगा उसके लिए आसानी हो सकती है। ये कुछ फैक्टर हैं जो काम कर सकते हैं। बाकी दोस्तों जहां पर अगर हम बॉलर्स के रिकॉर्ड की बात करें तो ईशांत शर्मा फास्ट बॉलर डालते हैं, क्रिस मॉरिस फास्ट बॉलिंग डालते हैं, हर्षवर्धन स्पिनर हैं, अक्षर पटेल स्पिनर हैं, इमरान ताहिर स्पिनर हैं, ट्रेंट बोल्ट फास्ट बॉलर, संदीप शर्मा फास्ट बॉलर, पीयूष चावला स्पिनर, ठीक है, जड खान, फिर कुलदीप यादव आपके स्पिनर, ठीक है। तो ये कुछ स्पिनर्स भी हैं, कुछ फास्ट बॉलर ही हैं। मतलब आपको ये करना है कि डेथ और शुरू के बॉलर पर ज्यादा आपको ध्यान देना है। बाकी आपको मिडल का 1-2 बॉलर ही लेने हैं जो मतलब आपके बैटिंग भी करते हो, बॉलिंग भी करते हो। प्लस अगर बॉलर में लेना है तो वो क्वालिटी स्पिनर होना चाहिए या क्वालिटी पेसर होना चाहिए, तभी उसको उठाना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जहां पर ड्रीम 11 पर कि किस तरह से क्या करना है। तो दोस्तों जहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि भाई इंडिया अगर जीत रहा है तो अर्शदीप विकेटें ले रहा है, इंडिया अगर जीत रहा है तो मयंक यादव विकेटें ले रहा है, इंडिया अगर जीत रहा है तो हार्दिक पांड्या को भी विकेट मिल रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्लेयर हैं और नीतीश रेड्डी भी अच्छा कर रहा है। तो 4 पेसर हैं, चारों के चारों मैंने टीम में रख लिए हैं दोस्तों। 2 ऑलराउंडर में मिल जाएंगे, 2 आपको बॉलिंग में मिल जाएंगे। अगर आपको क्वालिटी स्पिनर लेना है तो भाई वरुण चक्रवर्ती क्वालिटी स्पिनर है, आप इनको ट्राई कर सकते हो। लेग ब्रेक गुगली डालेगा तो आप चाहो तो इनके साथ जा सकते हो, ठीक है। एक आधा अगर आपको बांग्लादेश का डेथ का बॉलर लेना है तो आप मुस्तफिजुर रहमान के साथ जा सकते हो, जो डेथ में बॉलिंग डालेगा। मेहंदी हसन मिराज मिडल में बैटिंग अच्छी कर लेता है, इसलिए आप ट्राई कर सकते हो, और ऊपर से 4 ओवर पूरे डालेगा तो बैटिंग के नजरिए से आप ले सकते हो। सूर्य रहेगा टीम में, अभिषेक रहेगा टीम में, ठीक है।
तो ये दोनों प्लेयर जरूर हमारी टीम में रहेंगे। जहां से आप हरदोई के साथ जा सकते हो और जहां से संजू या एलदास या जाकर अली, तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। संजू, जाकर अली या फिर आपका लिटन दास, तीनों में से किसी एक को पिक कर सकते हो। बाकी नीतीश कुमार रेड्डी को नहीं लेना है, तो जहां से आप जाकर अली के साथ जा सकते हो। अगर बांग्लादेश का एक आधा प्लेयर आप और लेना चाहते हो तो जाकर अली पर आप रिस्क ले सकते हो कि वो बढ़िया करके जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा करके जा सकते हो। जाकर अली नहीं लेना है तो लिटन दास के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि बैटिंग पिच है तो कहीं ना कहीं लिटन दास भी ड्रीम टीम का हिस्सा बनता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ी बहुत बैटिंग करके जा सकता है। बाकी अगर तंजीद हसन, दोस्तों इस प्लेयर का माइंड में रखना, अगर ये प्लेयर खेलता है ना, इसको पता नहीं क्यों नहीं खिलाया जा रहा, अगर खेलता है तो ये बढ़िया कर सकता है, ठीक है। तो ये मेरी टीम में आ जाएगा। फिर अगर ये खेलता है आज, अगर इसको मौका दिया जाता है तो मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है। और मेरे लिए एक रिस्की पिक का काम भी ये करेगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें कि कैप्टन किसको देना है, तो दोस्तों जहां पर अभिषेक शर्मा और मैं सूर्य के साथ ही जा सकता हूं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आईपीएल में इन दोनों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है। सूर्य का 53 का एवरेज है, इस तरह का कुछ एवरेज है 55 53 का, और जो आपका अभिषेक शर्मा है वो 63 59 कुछ इस तरह का आईपीएल में इनका एवरेज है इस ग्राउंड पर, अरुण जेटली स्टेडियम पर। इसलिए इनको मैं कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देने का सोच रहा हूं दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी अगर आपको हार्दिक पांड्या के साथ जाना है तो जा सकते हो, या फिर बॉलर अर्शदीप और मयंक के साथ जाना है तो आप जा सकते हो दोस्तों। मयंक भी एक बढ़िया पिक है, ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।